साल 1916 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पहली बार अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ऐसे ऑब्जेक्ट्स की भविष्यवाणी की जिनकी एस्केप वेलोसिटी रोशनी की रफ्तार से भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन वो खुद भी ये मानते थे कि नेचर में कोई ऐसा लॉ ज़रूर होगा जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को एग्जिस्टेंस में आने से रोक देगा। फिर आगे चल के साल 1967 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर जॉन व्हीलर ने पहली बार इन ऑब्जेक्ट्स को ब्लैक होल कहा। दशकों तक ब्लैक होल सिर्फ एक थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट्स बने रहे और फिर आया साल 1971 का जब पहली बार हमने किसी ब्लैक होल को डिस्कवर किया। लेकिन हम ये कैसे जान सकते हैं कि कोई ब्लैक होल स्पेस में कहाँ है, क्योंकि ये खुद ही ब्लैक होते हैं और हमें दिखाई भी नहीं देते। एक ब्लैक होल अपने ग्रेविटी का असर अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स जैसे कि स्टार्स और प्लैनेट्स पर डालता है, और जब हम बहुत से स्टार्स को किसी अंधेरे से इलाके को ऑर्बिट करते हुए देखते हैं तो हमें वहाँ किसी ब्लैक होल के होने का पता चल जाता है। और फिर साल 2019 में हमारे पास थी ब्लैक होल की पहली इमेज, जिसके साथ ही हम 100% श्योर हो गए कि आइंस्टाइन की ये भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी। ब्लैक होल असल में स्पेस टाइम में ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ की ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि कोई भी पार्टिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि लाइट इनसे बच नहीं पाती, क्योंकि इनकी एस्केप वेलोसिटी भी लाइट की स्पीड से ज़्यादा होती है। अगर हम किसी भी चीज़ को इसके श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस तक कंप्रेस कर दें तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगा, जो कि हमारे लिए नामुमकिन है। लेकिन नेचर में कुछ ऐसी चीज़ है जो ये काम कर सकती है। जी हाँ, स्टार्स। दरअसल ब्लैक होल्स कुछ और नहीं बल्कि किसी मरे हुए सितारे के कोर होते हैं। एक तारे की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि इसके कोर में मौजूद हाइड्रोजन्स के एटम एक दूसरे में फ्यूज होकर हीलियम्स के एटम बनाते हैं, और इस फ्यूजन प्रोसेस के रिजल्ट में कुछ मास हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और तारा अपनी रोशनी को बरकरार रखता है। अब जैसे ही तारे के अंदर मौजूद ये थर्मोन्यूक्लियर फ्यूल्स खत्म होने लगते हैं, वैसे ही बाहर की तरफ लगने वाला रेडिएशन प्रेशर, जो कि अब तक तारे की ग्रेविटी के साथ बैलेंस था, कमजोर पड़ जाता है, जिससे तारे का कोर अपनी ही ग्रेविटी को और ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाता और अनस्टेबल होकर अपनी ही ग्रेविटी में कोलैप्स होता चला जाता है। और इसके साथ ही होता है एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन। अब स्टार का मास कितना था ये इस बात को तय करता है कि तारे का कोर इस एक्सप्लोजन के बाद एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार, एक न्यूट्रॉन स्टार या फिर एक ब्लैक होल बनेगा। किसी ब्लैक होल के अराउंड एक रीजन होता है जिसे हम कहते हैं द इवेंट होराइजन, और कोई भी चीज़ यहाँ तक कि लाइट भी इसके अंदर तो जा सकती है लेकिन वो फिर कभी इसके बाहर नहीं आ सकती। और यही वजह है कि हम ये नहीं देख सकते कि एक ब्लैक होल के अंदर आखिर चल क्या रहा है। लेकिन इस सदी के सबसे महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने सिर्फ अपने सोच और लॉजिक से ये पता लगाया कि आखिर एक ब्लैक होल काम कैसे करता है और इसके अंदर आखिर चल क्या रहा है। जब तक आप इवेंट होराइजन के बाहर हैं आप सेफ हैं, लेकिन अगर आपने गलती से भी इसे क्रॉस किया तो फिर आप कभी ब्लैक होल से बाहर नहीं आ पाएंगे। और इन्होंने बिल्कुल इसी इवेंट होराइजन पर गहरा स्टडी किया और पाया कि इवेंट होराइजन किसी ब्लैक होल के होलोग्राम की तरह काम करता है। एक ब्लैक होल के अंदर क्या चल रहा है ये सारी इंफॉर्मेशन इवेंट होराइजन के अंदर ही छुपी हुई होती है और हम बस इसे समझ नहीं पा रहे हैं। और इन्होंने बिल्कुल इसी इंफॉर्मेशन को रीड किया और हमें एक फॉर्मूला दिया जिसकी मदद से हम किसी भी ब्लैक होल की एनर्जी जान सकते हैं अगर हमें सिर्फ ब्लैक होल का एरिया पता हो। तो अब जैसे ही हमें ब्लैक होल की एनर्जी का पता चलता है वैसे ही हमें ब्लैक होल के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाता है बाय द फॉर्मूला E=mc²। क्योंकि मास भी एनर्जी का ही एक रूप है तो हमें इससे ब्लैक होल के अंदर मौजूद टोटल मैटर के मास का पता चल जाता है। अब जैसे ही कुछ भी ब्लैक होल के अंदर जाता है वैसे ही ब्लैक होल का मास यानी उसकी एनर्जी बढ़ती है और उसके साथ ही इसके इवेंट होराइजन का रेडियस भी बढ़ता है। सिर्फ स्टीफन हॉकिंस की वजह से ही हमें ये समझने का मौका मिला कि आखिर एक ब्लैक होल के अंदर चल क्या रहा है। लेकिन वो यही नहीं रुके, उन्होंने हमें साथ ही साथ हॉकिंग रेडिएशन के बारे में भी बताया। हम बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे कि स्टार्स और प्लैनेट्स के स्टडी के लिए आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल करते हैं, वहीं एटम्स और क्वार्क्स के स्टडी के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्योंकि आज हमारे पास थियरी ऑफ एवरीथिंग नहीं है जो कि हमें एक एटम से लेकर ब्लैक होल्स तक पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर सके। तो
तो स्टीफन हॉकिंस ने पहली बार क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों को ब्लैक होल्स पर अप्लाई किया, जिसे अब तक हम रिलेटिविटी के मदद से स्टडी करते आए थे। और उन्होंने पाया कि ब्लैक होल्स हमेशा एक तरह का रेडिएशन बाहर स्पेस में एमिट करते हैं, और इसी रेडिएशन को उन्होंने द हॉकिंग रेडिएशन का नाम दिया, जो कि हमें बताता है कि अगर कोई ब्लैक होल कंटिन्यूअसली रेडिएशन एमिट कर रहा है तो इसके साथ ही इसकी ऊर्जा भी कंटिन्यूअसली कम होती जाएगी। और क्योंकि ब्लैक होल की ऊर्जा हमेशा इसके इवेंट होराइजन के एरिया के समान होती है, तो अगर ऊर्जा बाहर कंटिन्यूअसली रेडिएट होती जाए तो इसके साथ ही ब्लैक होल के इवेंट होराइजन का रेडियस भी छोटा होता जाएगा। अब अगर कुछ भी ब्लैक होल के अंदर नहीं जा रहा तो ब्लैक होल धीरे धीरे स्पेस में पूरी तरह इवेपोरेट हो जाएगा, और इस तरह हो जाएगा ब्लैक होल का अंत। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं हॉकिंस रेडिएशन के बारे में, तो हम उस पर भी एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे। बहुत से लोग ये मानते हैं कि ब्लैक होल्स के अंदर से किसी दूसरे डायमेंशन या किसी दूसरी यूनिवर्स में जाने का रास्ता हो सकता है, लेकिन अफसोस ये सही नहीं है। ब्लैक होल स्पेस में कोई होल नहीं है, ये एक विशाल सितारा है जिसकी ग्रेविटी अनइमेजिनेबल अमाउंट्स में होती है, और जब कोई चीज इसके इवेंट होराइजन को क्रॉस करती है, वो इस ब्लैक होल के मैसिव ग्रेविटी की वजह से इसके अंदर खींच ली जाती है, और इवेंट होराइजन को क्रॉस करते ही उसके एक एक एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग अलग होकर इसी ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी का हिस्सा बन जाते हैं। और इसके साथ ही ब्लैक होल का मास भी बढ़ जाता है, क्योंकि जो भी मैटर ब्लैक होल के अंदर गया वो कहीं जा नहीं रहा, बल्कि ब्लैक होल के ही मास में ऐड हो रहा है। अब अगर आप किसी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को क्रॉस करते हो तो ब्लैक होल की मैसिव ग्रेविटी की वजह से आपके शरीर के हर एटम्स एक झटके में ही एक दूसरे से उधड़कर ब्लैक होल में ही समा जाएंगे। और अगर कोई बाहर से आपको देख रहा होगा तो यही घटना जिसे आपने एक झटके में महसूस किया को कई दिनों तक होता हुआ देख पाएगा, और ऐसा सिर्फ हो पाएगा टाइम डायलेशन की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी की प्रेजेंस में टाइम स्लो पास होता है। तो अगर आपको अभी तक ऐसा लगता था कि आप ब्लैक होल से किसी दूसरे यूनिवर्स या डायमेंशन में जा सकते हो, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होने वाला। और इसके साथ ही आइए इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालते रहते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।